हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। एंड हम लोग स्टडी कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर, जिसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव स्टडी टिल दी न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशन लॉ है हम वो स्टडी कर चुके हैं। उसके अलावा हम उसकी वेरिएशन देख चुके हैं कि वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस, मास, राइट, मास ऑफ द बॉडीज़ उन पर डिपेंड करता है। हाउ दैट मेक्स द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। उसके अलावा इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम लोगों ने स्टडी की, राइट। एंड वी हैव डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फोर्स, किस तरीके से बिहेव करता है, क्या इसका नेचर है। दैट इज व्हाट वी हैव स्टडी टिल नाउ। टुडे वी आर गोइंग टू सी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो, हम लोगों ने अभी तक जो भी बातें पढ़ी हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ओरिजिन हमने पढ़ा है, हाउ वी गेट दैट, राइट। ऑल्सो हमने गैलीलियोस के ऑब्जर्वेशंस देखे हैं। तो अब हम ये बात तो जानते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट नाउ ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका वैल्यू अगर हम सिर्फ अर्थ के स्ट्रक्चर पे देखें, ठीक है, मतलब अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरीके से है उस पर डिपेंड करता है, या फिर एक किसी भी पार्टिकल या फिर बॉडी के पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं अलॉन्ग विद द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ, right? We are going to calculate the mean density of the earth and we are also going to calculate the variation in the value of G due to different factors. ठीक है, that is what we are looking forward to today. And you all know that gravitation chapters is a very good chapter, or you can say have a very good weightage in NTSC and SCJS. That's why it is also from important from that point of view. Right, and you all know that we deal with the school examinations along with the Olympiads, right? That is the main thing, because हम लोग क्या करते हैं, एक बार में अगर हम कोई टॉपिक स्टडी करते हैं तो हम दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए करते हैं। उस टॉपिक को आप पढ़कर स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, राइट। एंड देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दोज ओलंपियाड्स। दैट इज़ द वेरी गुड, क्योंकि इससे आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। यू विल बी फाइटिंग फॉर द कॉम्पिटिशन, ऑल्सो यू विल बी गेटिंग नॉलेज जो कि आपको चाहिए होती है, ठीक है। यू आर क्रिएटिंग द बेस एक्चुअली, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, IIT JEE में जाएंगे, राइट, आप उसका प्रिपरेशन करेंगे। हो सकता है आप नीट के लिए जाना चाहें, राइट, बट वहाँ पे आपके बेसिक्स बहुत अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो उन एग्जाम्स में भी। दैट्स वाई यू शुड स्टडी दिस टॉपिक वेरी मच सीरियसली, ठीक है। ये वहाँ पर भी बहुत अच्छा वेटेज रखता है और इन एग्जामिनेशंस में भी बहुत अच्छा वेटेज रखता है। दैट इज़ वाई यू शुड स्टडी इट वेरी विगरसली। ऑलराइट, इफ़ यू वांट एनी DPP और स्टडी मटेरियल यू कैन एक्सेस दैम थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल। यू नीड टू राइट TTB 009, ठीक है। TTB 009 अगर आप लिखेंगे टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में, देन आपका चैनल जो 9th क्लास का चैनल है TTB का वो अपीयर हो जाएगा। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दैट चैनल, all right, and you can connect with us by that too. Now see, this is the team which is going to help you in the science and the mathematics Olympiad, right? We are covering the syllabus of the science, physics, chemistry, bio along with maths and math, right? We are looking forward to these 5 subjects only and we are making you prepare for these subjects, right? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको साइंस एंड मैथ्स के जितने भी ओलंपियाड्स हैं, आपके स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस हैं, उनके लिए हम आपको प्रिपेयर करते हैं। ऑल राइट, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द गुड थिंग इज you have to go on the website www.talkingtextbooks.in. जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे you will be getting 2 type of packages. The one is the full package, the second one is the test series. All right, so if you are interested in getting you can say focused study material towards any topic, towards any competitive examination, you can definitely go for it. आपको जो है comprehensive study material आपको provide किया जाएगा which is focused, जो कि उसके अंदर you will be getting the school level examination questions along with the competitive examination questions. So you will be studying a topic and you are going to attempt both the questions, both type of questions, so you can get a knowledge of the school examination along with the competitive examination. That is why this is a comprehensive study material, all right, and you will be getting next the recorded and live classes, ठीक है, to supplement those study material. That is also important. Homework submission feature is the good feature where you will be doing the homework and submitting to us. तो ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, we are not doing homework, right? You should do the homework. उसके बाद आता है bi-weekly quizzes. After attempting homework, you will be giving the quizzes twice a week. That would be a short test,
ठीक है, यू कैन से अ शॉर्ट टेस्ट. तो यू विल बी डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व द बाई वीकली क्विजेज, यू विल बी अटैम्प्टिंग दोज दैट, और जब आप उनको अटेम्प्ट करेंगे यू विल बी गेटिंग एन आइडिया कि इस टॉपिक में से किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट यू कैन सी द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स का मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये आपको पता चलेगा. इफ़ यू आर गोना फाइट फॉर दी NTSC, तो NTSC का क्या पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, राइट. ये सब चीज़ें अगर आप स्टडी कर लेते हैं देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक दैट एग्जामिनेशन एंड दैट विल बी गोइंग टू बी क्लियर इन दी पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. दैट्स वाई दीज आर द मिनिमम इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट शुड be with any student, all right, so that he or she can crack the examination. That is the main thing. All right, now next you can see the test series. टेस्ट सीरीज़ में आपको अवेलेबल होगा रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस अलॉन्ग विद द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स एंड द बाई वीकली क्विजेज. You will be getting all three things, right? You will be getting a test definitely. That is the test series. So you can join any of the package according to your choice, your need. Also, remember to apply the code CY Live so that you can get a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. And if you need any further information, if you want to know more about these packages, you can call us on the number 919549041111. Alright, now let's move forward to the promise section where you will be promising yourself. Alright, so promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on the daily basis. Daily अगर आप revision करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा profit आपको मिलने वाला है. That is important, so you should revise on the daily basis. Alright, चलो अभी हम अपना lecture start करते हैं. This is the lecture 4 of gravitation. Alright, and today we are going to study the mean density of Earth and the variation in the value of g, that is acceleration due to gravity. Alright, ये हम लोग study कर रहे हैं. The main topics we are looking to see in this chapter is mean density of the Earth, variation in the value of g due to altitude, variation in the value of g due to depth, and variation in the value of g due to latitude. These three things, the three variations, right, we are going to see, and the mean density of the Earth. So first of all we are going to calculate the mean density of the Earth. ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले ये समझना ज़रूरी है what is the mean density. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये बात हमें भी पता है कि जो अर्थ है वो मीन यू कैन से पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि वो सब जगह से एक जैसी हो, राइट. उसमें आपको कई जगह पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, कई जगह पे आपको बहुत ही ज़्यादा वैलीज मिलेंगी, राइट. आपको बहुत सारी खाई मिलेंगी. तो अर्थ की जो सरफेस है वो कैसी है, वो इवन नहीं है, कहीं नीचे है खाई, कहीं ऊपर है हिल, राइट. तो दैट इज़ द मेन थिंग कि ये अर्थ जो है वो पूरे तरीके से सेम नहीं है, ऑलराइट. उसका जो सरफेस है दैट इज़ नॉट सेम, अप डाउन वहाँ पर है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे वैलीज हैं, सो इट इज़ नॉट इवन. ठीक है, दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ डेंसिटी कैलकुलेट करने की जगह पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन डेंसिटी. ऑलराइट, मीन डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज द अर्थ इज नॉट इवन, द अर्थ सरफेस इज नॉट इवन. ऑलराइट, दैट इज वाई वी आर कैलकुलेटिंग द मीन डेंसिटी. अब यहाँ पे हमने क्या माना है, लेट्स से दिस रो इज द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ये हमने अज्यूम किया है इट इज द मीन डेंसिटी. एंड वाइल कैलकुलेटिंग द मीन डेंसिटी हम अर्थ को कैसा अज्यूम कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग अर्थ टू बी अ स्फेयर. ठीक है, अ परफेक्ट स्फेयर, ठीक है, ऑफ रेडियस r. सो वी आर एक्चुअली डूइंग व्हाट, we are assuming this earth to be a sphere, a perfect sphere of radius r. ठीक है, इस sphere का जो radius है that is r. alright, and we have assumed that this sphere, alright, this sphere has a mean density rho. alright, this is the sign of rho. alright, and this ball or you can say this sphere has a mass m. That is what our assumption is before we calculate the mean density of the earth. तो हम लोग सबसे पहले mean density क्यों assume कर रहे हैं, क्यों calculate कर रहे हैं, because mean का मतलब क्या हुआ, हम लोग देख रहे हैं mean का मतलब that is अगर earth even होती तब उसकी क्या density होती. ठीक है, so हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जो mountains हैं, जो hills हैं, as you can see,
ठीक है, तो जो अनइवन चीज़ें हैं अर्थ की सरफेस पे उन्हें हम इवन मान रहे हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। ऑलराइट, अब देखिए, सिंस द अर्थ इज assumed to be a homogeneous sphere of radius r, हमने ये माना है दैट द अर्थ इज अ homogeneous sphere, a perfect sphere, ठीक है, and therefore mass of the earth is given by, we know the formula for density, right? तो देखो डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेफिनेट सी बात है, यहाँ से मैं मास का वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, राइट? मास का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेफिनेट सी बात है ना? अब ये जो वॉल्यूम है, क्योंकि मैंने इस पूरी अर्थ को क्या माना है, एक स्फीयर माना है, तो ये वॉल्यूम जो है वो एक स्फीयर का वॉल्यूम होगा। स्फीयर का रेडियस कितना है, r। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो हम वॉल्यूम निकालेंगे स्फीयर का, वो किस रेडियस का निकालेंगे, r रेडियस का। एंड दैट्स व्हाई आई कैन राइट द मास एज रो 4/3 pi r cube, that is the volume of a sphere, ठीक है, of radius r. So this is the mass of the earth. उस अर्थ का मास है ये, जो कि हमने क्या माना है, एक इवन स्फीयर माना है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल गई है, लेट्स मेक इट अ इक्वेशन। ऑलराइट, अब आपको एक और चीज़ पता है, वो क्या पता है, आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? रिमेंबर दिस थिंग, रो 4/3 pi r cube, ये चीज़ आपको रिमेंबर होनी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कैसे लिख सकते हैं, gm/r² एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। हमने जो परफेक्ट स्फीयर माना है, उस अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है gm/r², ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मास देख रहे हो, ये उसी स्फीयर का मास है। लेट्स राइट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ m। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं m की जगह पे, वी कैन राइट 4/3 रो 4/3 pi r³ डिवाइडेड बाय r²। नाउ वी कैन कैंसिल दिस r² विद द r³, कैंसिल करें, एक r यहाँ बचेगा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको कितना मिलेगा, g रो 4/3 pi r, ये आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। नाउ दिस इज एक्चुअली द वैल्यू हेयर ऑफ g। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स राइट द मीन डेंसिटी, द फॉर्मूला फॉर मीन डेंसिटी क्या मिलने वाला है, रो को हम यहीं रखेंगे, बाकी सबको दूसरे तरफ भेज देते हैं। तो इट वुड बी 3g डिवाइडेड बाय 4 कैपिटल G pi r। So this is the formula for the mean density of earth, ठीक है। This is the formula for mean density of earth। ऑलराइट, अब यहाँ पे मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ आप देख सकते हो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, राइट। ये जो डेंसिटी है, जो हमने मीन डेंसिटी कैलकुलेट की है, दिस डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर्स, ठीक है। सो नोट दिस फॉर्मूला एंड देन वी विल बी कैलकुलेटिंग इट विद वैल्यूज। ऑलराइट, देखो अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, इसके लिए हम अब एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ रेडियस g एंड कैपिटल G एंड ऑल्सो पाई, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट इट। रो का अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 3 इंटू सबसे पहले 9.8, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g का वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 4, ठीक है, नंबर है, डायरेक्टली पुट कर देते हैं। कैपिटल G क्या वैल्यू होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, राइट। 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ऑलराइट। अब आता है पाई, पाई की वैल्यू आपको पता है, मैं नीचे यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई करके 3.14। एंड रेडियस, रेडियस ऑफ द अर्थ व्हाट इज दैट, 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है।
ठीक है, तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स। ऑलराइट, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, दिस इज विद दिस वेक्टर, यहाँ वाला वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। अब इसका वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, यू विल बी गेटिंग अ नंबर, डेफिनेट सी बात है, यू विल बी गेटिंग 5474.8 kg/m³। As you all know, the unit of density is what? kg/m³ in SI units, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जो डेंसिटी है, you can say the mean density of the earth is actually 5474.8 kg/m³। Alright, that is the mean density of the earth। अब ये जो डेंसिटी हमने कैलकुलेट की है, दिस इज ऑफ द अर्थ डेफिनेटली। अगर हम इसी डेंसिटी को, ठीक है, इसी रिलेटिव डेंसिटी को अगर हम किसी वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, सो दैट वुड बी टेकन एज द रिलेटिव डेंसिटी। So let's calculate, but before that you note this down, and then we will be going to calculate the relative mean density. Alright, तो देखो ये है अर्थ की डेंसिटी, alright, ये है अर्थ की मीन डेंसिटी। Now let's calculate the relative mean density of the earth with water, ठीक है। That means we are going to relate the density of the earth with the density of the water, ठीक है। तो अगर मुझे ये relative mean density कैलकुलेट करना है, मैं किसी ऑब्जेक्ट के किसी और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के रिलेशन में डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो what I will be doing, I will be writing density of earth divided by density of water। अगर हम इन वैल्यू को रिलेशन में देखें, what you will be getting 5474.8 divided by density of water, that is 1000, ये भी kg/m³, kg/m³। Alright, so you will be getting after calculating the value, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट को आगे लेकर जा सकते हैं towards the left, ठीक है। तो हम लोग लेकर जा रहे हैं, as you can see here, यहाँ पर अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, you will be getting what? 5.5, you will be getting 5.5 almost, ठीक है। तो we can say we can get this value almost। तो आप लोग इस वैल्यू को देख के, इस 5.5 वैल्यू को देख के क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि भाई ये जो 5.5 वैल्यू है, एक्चुअली में ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू को अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो आई वुड बी गेटिंग द डेंसिटी ऑफ अर्थ। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम एक मेंशन कर सकते हैं बात को, दैट डेंसिटी ऑफ अर्थ इज एक्चुअली 5.5 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आप ये बात जानते हैं भाई, पानी जो है बहुत ही ज़्यादा कम डेंस है इन कंपैरिजन टू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड ऑब्जेक्ट ही तो है हमारी अर्थ, हमने उसे एक परफेक्ट स्फेयर माना है, राइट, एक इवन स्फेयर माना है, सो दैट इज अ परफेक्ट सॉलिड। ऑलराइट, तो हम ये बात जानते हैं भाई, सॉलिड जो होता है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। सो हमें ये बात तो पता थी कि जो डेंसिटी है अर्थ की वो तो ज़्यादा होगी ही होगी, बट कितनी ज़्यादा होगी वो चीज़ हमें इससे पता चली। तो अगर हम वाटर के रिलेशन में अर्थ की डेंसिटी देखना चाहें, रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि देखो जब हम कभी भी रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, यू विल बी गेटिंग द फॉर्मूला फॉर दैट टू। देखो जब हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसे हमेशा किससे कंपेयर करते हैं, पानी की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो आगे जाके कहीं भी तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसे वाटर की डेंसिटी के से डिवाइड कर देंगे। यू विल बी गेटिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, हम कैलकुलेट तो डेंसिटी कर रहे हैं बट किसी और के रिलेशन में, हम वाटर के रिलेशन में बता रहे कि भाई
अगर मैं वाटर की डेंसिटी और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के बारे में कंपेयर करूं तो मुझे कितना वैल्यू मिलेगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, ठीक है। और ये चीज़ हमने कैलकुलेट भी की, हमें मिला ऐसा कि भाई अगर हम वाटर की जो डेंसिटी है उसे 5.5 से मल्टीप्लाई कर दे, वी विल बी गेटिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अर्थ की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 5.5, समझे। तो जब कभी भी तुमसे अर्थ की रिलेटिव डेंसिटी पूछा जाएगा, what you will be telling 5.5, all right, note this down। फिर हम देखते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g। ऑलराइट, चलो अभी हम देखते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g, ठीक है। तो भाई ये बात तो हमें पता चला, अभी पता चला दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि होती है किस पे, सरफेस पे होती है। लेट्स से दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बट लेट्स इमेजिन दैट दिस इज द अर्थ, ऑलराइट। तुम्हें इसे इमेजिन करना होगा जो कि कुछ इस तरीके की हमने अर्थ बनाई है, दिस इज अर्थ, लेट्स से दिस इज अर्थ, ऑलराइट। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, अर्थ की जो सरफेस है, ये जो सरफेस है जहां पर हम रहते हैं, ठीक है, दिस इज द सरफेस ऑन विच वी लिव। इस सरफेस पे जो g की वैल्यू होती है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है 9.8, ये सबसे मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि मानो कोई इंसान क्या कर रहा है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, इस सरफेस से ऊपर की तरफ जा रही है, लेट्स से किसी माउंटेन पे क्लाइंब कर रही है, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट जाती है तो उसे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील होगा, ठीक है, कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पोजीशन तक होगा, चेंज होगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड कैलकुलेट ऑल्सो। अब सेकेंड चीज वो देखो, जैसे जैसे लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ में अंदर जा रहा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के अंदर जाते जा रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लेट्स से अर्थ के अंदर जाते जा रहे हैं, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जाते जा रहा है, तब क्या होगा, तब क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है क्या वो चेंज होगी, क्या वो बदलती रहेगी, ये हमको देखना है। और बदलेगी तो कैसे और किन फैक्टर्स पे डिपेंड होके बदलेगी, ऑलराइट। उसके बाद ये तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए कि भाई अर्थ की सरफेस के ऊपर जाएंगे तब कैसे वैल्यू चेंज होगी, अर्थ की सरफेस के अंदर जाएंगे तब कैसी वैल्यू चेंज होगी, बट दिस इज व्हाट, द लैटिट्यूड। ये जो एक्चुअली लैटिट्यूड होता है, इसका मतलब कि अगर मानो अर्थ में, अर्थ की शेप अगर हम रियल अर्थ की शेप ले तो हमें ये बात पता है कि पोल से जो अर्थ है वो हल्की सी कैसी है, फ्लैट है, ये बात हमें पता है, राइट। तो फिर क्या होगा, पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट है, इक्वेटर पे डिफरेंट है, तो इसका मतलब पूरी अर्थ की सरफेस पे जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स शेप जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितना चेंज होगी, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अलॉन्ग विद। अब हमें तो ये पता है कि रोटेशन होता है अर्थ का, राइट। तो ये रोटेशन की वजह से भी क्या कोई चेंज होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, ये भी हम लोग चेक करने वाले हैं, ऑलराइट। बट टुडे इटसेल्फ वी आर गोइंग टू डीलिंग विद द एल्टीट्यूड एंड द डेप्थ, ऑलराइट। ये थ्री फैक्टर्स है, दीज आर द थ्री फैक्टर्स ऑन विच the acceleration due to gravity depends and it changes its value. So with distance, if you are moving away from the earth, what is it happening to the value of acceleration due to gravity? If you are going down inside the earth towards the center, then what happens to the value of acceleration due to gravity? All right, and then we will be looking forward to the other factors, that is of the latitude. All right, so let's start with the first factor. First factor, variation in g due to latitude, not latitude, altitude. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं एल्टीट्यूड से क्या डिफरेंस है। एल्टीट्यूड मीन्स व्हेन वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ,
ठीक है, तो जब हम अर्थ की सरफेस से बाहर जा रहे हैं, ऑलराइट, तब हम लोग देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं क्या होगा। ये है अर्थ का सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओ, ऑलराइट, एंड यहाँ पे ये जो आप ग्रीन कलर का सर्कल देख रहे हो, दिस ग्रीन कलर का सर्कल इज एक्चुअली द अर्थ, द स्फेयर, ठीक है, द अर्थ। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, वी हैव टेकन द मीन, डेफिनेट सी बात है, हमें इसे एक स्फेयर माना है ऑफ रेडियस आर। सो द रेडियस इज आर, ये बात हमें पता है, हमें सेंटर पता है, ऑलराइट। हम क्या करना चाहते हैं, ये एक पॉइंट है जहां पर ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ है ये पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज एक्चुअली व्हाट, क्यू पॉइंट, ठीक है, लेट्स से दिस इज द क्यू पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये क्यू पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज पी। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट, लेट्स से अ स्टोन या फिर कुछ भी, ठीक है, वो अगर पहले सरफेस ऑफ द अर्थ पे था, ठीक है, उसका वेट डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे तो 9.8 वैल्यू है जी की, कैपिटल ना स्मॉल जी की, राइट। अब अगर मैं इसी पत्थर को ऊपर भेजूं पी तक, इस पत्थर को ऊपर भेजेंगे पी तक, तो पी पॉइंट पे इसका वेट कितना होगा, क्या वो डिक्रीज होगा, क्या वो इंक्रीज होगा, ऐसा क्या चेंज आएगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी, ठीक है। दिस इज द पॉइंट जो कि सरफेस से एच हाइट पे है, ठीक है, द पी इज द पॉइंट जो कि कहां से कहां तक है, सरफेस से एच पॉइंट ऊपर है, ऑलराइट। तो हमें क्या करना है, ये मेंशन करना है कि पी पॉइंट जो है वो सरफेस ऑफ द अर्थ से एच डिस्टेंस ऊपर है, एंड क्यू पॉइंट इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओ इज द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब हमें क्या देखना है कि P पर, इस P पर कितना वेरिएशन आ गया है, इस P पर जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो कितनी है, ये हम लोग चेक करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं Q पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना चाहती हूँ, ठीक है, अगर हम क्या करना चाहते हैं, Q पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू देखना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे एट पॉइंट Q, G कितना होगा, G m बाय r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। अगर मैं क्या कर रही हूँ, Q, हमें तो वेरिएशन देखना है, किस में वेरिएशन देखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में देखना है, ठीक है। तो देखते हैं Q पॉइंट पे कितना उसका वैल्यू होगा। तो Q पॉइंट पे जब मैंने जो है फॉर्मूला लिखा तो इट इज लाइक दिस, ठीक है। अब हम देखते हैं P पॉइंट, ठीक है, P पॉइंट पे कितना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेट्स राइट। हम फटाफट से क्या देखते हैं, एट पॉइंट P पर क्या होगा। अब मैं इसे कैसे अलग कर रही हूं, देखो ये सिंपल G है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये है GH एट अ हाइट h, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h। अब हम लोग यहां देख लेते हैं G, मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय ये जो R है, ये अब चेंज होगा, देखो दिस इज द रेडियस OQ, OQ की अगर बात करें तो दैट वुड बी टेकन एज द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। तो OQ तो कितना है R, एंड उसके ऊपर QP that is H, so total distance of P from the center of the earth is R plus H, so I would be writing R plus H का whole square, alright। ये कैसे आया ये पता चला, हम लोगों ने क्या किया है, सेंटर ऑफ द अर्थ से हमने P डिस्टेंस, P जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस देखा, कितना होना चाहिए, ये है H, PQ H है और OQ कितना है R, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यू विल बी गेटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम O टू P, तो व्हाट इट वुड बी R प्लस H का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम क्या करें, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब हमें क्या देखना है, वेरिएशन देखना है, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम लोग इन दोनों को ही क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, सो दैट वी कैन सी द वेरिएशन इन दैम। सो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अगेन मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, this is O, this is R, this is R, this is the point Q, this is point P and this is height H,
ऑलराइट, तो अब जब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखो g डिवाइडेड बाय जी एच, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, g कैपिटल M बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक हम सभी को समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं, कैंसिलेशन प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कैंसिलेशन प्रोसेस कर रहे हैं। देखो कैंसिलेशन प्रोसेस के लिए आप लोग देख सकते हैं, g कैपिटल M बाय आर स्क्वायर क्या कर रहे हैं, ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन देख रहे हैं जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हम क्या करने वाले हैं, रेसिप्रोकल करने वाले हैं एंड मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो हम ऊपर वाले फैक्टर से अब मल्टीप्लाई करेंगे और इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो मतलब r प्लस एच का होल स्क्वायर जो है ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा जी एम, ठीक है। g तो सेम होता है, m सेम होता है, कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट कर दिया, राइट। अब देखो हमारे पास क्या वैल्यू बची। उसके बाद एक और काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर हम इनको रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि इक्वल के एक तरफ है g बाय जी एच, इसको अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होगा, ये भी अपने आप रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को बराबरी का हक चाहिए होता है, राइट। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं रेसिप्रोकेटिंग दैम, ऑलराइट। जी एच divided by g will be giving you what, r square divided by r plus h का whole square, alright। ये हमें पता चला। इसी इक्वेशन को हम आगे जो है सॉल्व करेंगे। सो इसको फटाफट से जो है लिखो, फटाफट से लिखो। ऑलराइट, यहां तक हम सभी ने लिख लिया है। चले आगे, अभी यही सेम टू सेम हमें अब क्या करना है, सिर्फ रीअरेंज करना है एंड वी विल बी हैविंग द फॉर्मूला, ठीक है। वापस से जो है हमें इसे मेंशन करना होगा, दैट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज आर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो आर, दैट इज क्यू, दैट इज पी एंड दिस इज द हाइट एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या हमें मिला है, हमें मिला है जी एच डिवाइडेड बाय जी हमारे पास था, और हमारे पास था क्या, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हमारे पास था, ठीक है। आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, आर स्क्वायर और यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन बाहर निकालेंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें वेरिएशन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन करके बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऊपर का आर स्क्वायर एज इट इज। अगर यहां से मैं कहीं से आर वैल्यू बाहर निकालती हूँ, इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस आर, मैं इसको क्या कर रही हूँ, ब्रैकेट से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, व्हाट आई विल बी डूइंग, आर स्क्वायर तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो आई वुड बी टेकन एज 1, बट यहाँ पे तो h था, यहाँ r ही नहीं था। इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, h अपॉन r डिवीजन में आना पड़ेगा, समझे। देखो r प्लस एच एक सिंपल फैक्टर है, अगर मैं इसमें से r बाहर निकालना चाहती हूँ तो यहाँ से जो r गया है बाहर, उसकी प्लेस कौन ले लेगा, 1 ले लेगा, 1 बचेगा उसकी जगह पे, क्योंकि r तो बाहर चला गया, ठीक है। h के पास कोई r ही नहीं था, तब कैसे वो देगा, तब ये r अगर बाहर आना चाहेगा तो वो कैसे बन जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, ऑलराइट। ये जो r है ये कैसे चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। दिस इज ऑल मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट, ऑलराइट। अब आप देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, है ना। अब हमारे पास क्या फैक्टर बचा, ये बचा। तो देखो अब आपके पास मिल गया है एक बढ़िया सा फॉर्मूला, g डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर इसका होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आपको मिला है, ये जो फॉर्मूला आपको मिला है, दिस इज एक्चुअली द वेरिएशन इन g, ठीक है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है
उसके अंदर कितना वेरिएशन आया है, ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगी कब, एल्टीट्यूड के साथ, जब h हाइट के ऊपर गई है ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट दिस इज कब कब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं, ये मुझे बताइए। इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए सिर्फ आप तभी तक यूज़ करेंगे जब तक जो वैल्यू h की वैल्यू जो है वो कैसी है, अर्थ के रेडियस के ऑलमोस्ट कंपैरेबल है, ठीक है। तो मतलब ये फॉर्मूला आप कब कब यूज़ करने वाले हैं, ये कब कब यूज़ करने हैं, जब h इज ऑलमोस्ट कंपैरेबल टू r, टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आपको दो सिचुएशन मिल सकती है, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ, आप अगर इस हाइट h की बात कर रहे हैं तो ये जो हाइट h है ये बहुत छोटी हाइट भी हो सकती है। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट 2-3 मीटर्स। अगर मैं सिर्फ बात करूँ कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर 2-3 मीटर ऊपर जाता है तब उसके अंदर कितना चेंज आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि वो h जो होगा बहुत छोटा डिस्टेंस होगा। 2-3 मीटर इज़ वेरी स्मॉल अगर हम कंपेयर करें उसे किससे, रेडियस ऑफ द अर्थ से, और वो कितनी है 6400 किलोमीटर। तो 2-3 मीटर और 6400 किलोमीटर, इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। 2-3 मीटर बहुत छोटी वैल्यू है इन कंपैरिजन टू दी 6400 किलोमीटर, सही बात है। तो क्या होगा, ये फॉर्मूला आप तब यूज़ नहीं करेंगे जब हम उन 2-3 मीटर्स की बात कर रहे हैं। आप ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब जो वैल्यू दी गई है हाइट की वो दी गई है लेट्स से 7000 किलोमीटर, समझे। तब जो कंपैरेबल है रेडियस ऑफ द अर्थ के, उस जगह पर आप ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। यूज दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन द हाइट इज गिवन इज कंपैरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये आपको मेंशन करना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दिस इज द स्टार्ट, मैं इसे स्टार लगा रही हूँ यहाँ पर। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन द अर्थ, ठीक है, उसका जो रेडियस है उसके कंपैरिजन में अगर आपको हाइट पे कोई वैल्यू पूछी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, भाई कितना वेरिएशन है, आप तभी इसको यूज करने वाले हैं जब h इज कंपैरेबल टू r, ऑलराइट, तभी आप इसे यूज करने वाले हैं। आप एक और चीज इसे इन्फर कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, देखो जो g वैल्यू है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो मेन g है उसके कंपैरिजन में देखो कुछ फैक्टर डिवाइड हो रहा है। अब देख रहे हो ना, कुछ नंबर डिवाइड हो रहा है 1 + h/r का होल स्क्वायर। तो आप खुद सोचो कि ये जो GH वैल्यू आएगी क्या वो छोटी नहीं आएगी, क्या वो इस G से छोटी नहीं आएगी, डेफिनेट सी बात है छोटी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाती है, ठीक है, अगर हम किसी ऊपर की पोजीशन की बात करते हैं, किसी एक हाइट की बात करते हैं, तो वहाँ पे जाके जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी इंसान, कोई भी बॉडी अगर अर्थ की सरफेस से जितना ऊपर जाते जाएगी उसके ऊपर लगने वाला जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होता जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते वक्त यू विल बी गेटिंग अ डिक्रीज इन दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे तो हम उसकी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं जिस फॉर्मूले में h जो है वो बहुत ही यू कैन से कंपैरेबल है टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। बट उन जगह का क्या जो कि छोटी छोटी जगह है, तब हम क्या देख सकते हैं, तब कोई ज़्यादा चेंज आएगा, कम चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, उसके लिए वी विल बी रीअरेंजिंग दिस होल टर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, नेक्स्ट में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग लिखते हैं, ये तो परसेंटेज डिक्रीज आ जाता है, चलो यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज भी हम लोग देखेंगे, है ना। पर हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, जो हमारा मेन काम है वो देख लेते हैं। तो देखो ये है हमारी P, ये है हमारी Q, दिस इज हाइट h, दिस इज r, दिस इज ऑल्सो r। नाउ अब मैं क्या बता रही हूँ आपको, मैं आपको यहां पर बता रही हूँ, ठीक है। नाउ यहां पर देख सकते हैं आप सभी बच्चे, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो देखो हमारे पास GH का वैल्यू कितना आ रहा है, G डिवाइडेड बाय 1 + h/r का होल स्क्वायर। अब आप ये बात जानते हैं कि जब ये फैक्टर मतलब डिनोमिनेटर में जिसकी पावर होती है,
अगर हम उसे न्यूमरेटर में लेकर जाएं तो क्या पावर नेगेटिव हो जाती है? ये वाली जो आपको आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, वो आपको पता है, एक्सपोनेंट्स में ऐसा फॉर्मूला होता है। तो ये जब 2 ऊपर जाएगा इट विल बिकम नेगेटिव। तो देखो जी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर माइनस का 2। माइनस का 2 क्यों हुआ? क्योंकि ये डिनोमिनेटर से ऊपर गया है, ठीक है, डिनोमिनेटर से हम इसे न्यूमरेटर में भेज रहे हैं, तो पावर जो है वो अपोजिट साइन की हो जाती है, ठीक है। तो हम डिनोमिनेटर से इसे ऊपर भेज रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसे जी के साथ, तो हम अब -2 लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या टर्म है? 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2, ये टर्म है, राइट। अब ये जो -2 की टर्म है इसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं? यूजिंग दी बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये आपने मैथ्स में स्टडी किया होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन को, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे तुम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को करोगे, ठीक है। जी लिख देंगे हम फटाफट से, फिर लिखेंगे 1। अब देखो पावर कितनी है? -2 है ना। जब ये अंदर आएगा, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे -2 के साथ, तो क्या होगा? -2h/r। हमने क्या किया? h/r यानी सेकेंड टर्म के साथ ये पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके साथ जो वैल्यूज आएंगी वो हायर पावर्स की आएंगी, ठीक है, हायर पावर्स ऑफ h अपॉन r। तो देखो ये जो हायर पावर्स हैं एक्चुअली में उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? सोचो, अब हम यहाँ पे, हम लोग अभी यहाँ पे h की जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो उन h को ले रहे हैं जिनका वैल्यू बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। जैसे कि 2-3 मीटर एज कंपेयर टू 6400 किलोमीटर, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। दैट मीन्स हम क्या करें? 2-3 मीटर्स की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला डिसाइड करें, ठीक है। अब यहाँ पे जो h है बहुत 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 छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है। ये जो h है बहुत छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा? आगे आने वाली जो बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो वैल्यूज होंगी उसके अंदर इसी छोटे नंबर की बहुत बड़ी बड़ी पावर्स होंगी। और इस h/r, क्योंकि ये वाला फ्रैक्शन बहुत छोटा फ्रैक्शन होगा तो उसकी पावर भी हमें छोटी नंबर ही मिलेगी। सो वी कैन नेग्लेक्ट दैट, ठीक है, वी कैन नेग्लेक्ट दैट, क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स हमको मिलने वाले हैं, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, बचा कौन सा फैक्टर? 1 - 2h/r। यही हमारे पास क्या मिलेगा? वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास GH का जो वैल्यू आया है G 1 - 2h/r, ठीक है। ये जो वेरिएशन आया है हमारे पास, ये क्या है? दिस वेरिएशन इज फॉर द बॉडीज फॉर द डिस्टेंसेस, यू कैन से, जो डिस्टेंसेस बहुत 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 छोटे हैं इज कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये जो है हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वापस से जो है स्टार लगा दी, इस पे 2 स्टार्स लगा दिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं h जो है वो बहुत बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये जो h है ये बहुत बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तब जाके हम ये फॉर्मूला जो है कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चंस में बोला जाएगा कि भाई तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करो एट अ हाइट 7500 अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन मिले, तुम्हें क्या करना है? जब तुम्हें क्या बोला गया है कि हाइट कितनी है? 7500 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो दैट 7500 कितना है? ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू दी 6400 किलोमीटर, राइट। तो मतलब वो रेडियस के इक्वल कंपेरेबल है, राइट। उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और अगर तुम्हें क्वेश्चन में पूछा जाए कि तुम वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी निकालो एट अ हाइट 2 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, क्योंकि ये किसके लिए, किस पे बेस्ड है? ये छोटे वैल्यू के लिए बेस्ड, h का जब छोटा वैल्यू होगा तब, ठीक है। अब देखो हमें 2 फॉर्मूले पता चले जब हम हाइट की बात करें, एक तो छोटी हाइट, एक बड़ी हाइट। छोटी हाइट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करें, बड़ी हाइट के लिए पहले वाला जो मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। अब हम देखते हैं परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज, अगर मान लो हमें वेरिएशन तो निकालना है बट परसेंटेज में निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? लेट्स सी। परसेंटेज डिक्रीज के लिए हम क्या कर रहे हैं? GH डिवाइडेड बाई, ये छोटे वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। G
1 माइनस 2h/r। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए? परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ऑलराइट, अब देखो क्या होगा, हम क्या करते हैं, इन दोनों को ओपन कर देते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। देखो ये जो g है ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यही g 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो क्या बना, g माइनस 2gh डिवाइडेड बाय r। रिमेंबर ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, ठीक है। ये छोटा h बनाने की मैंने कोशिश की है, ये बड़ा h है, ठीक है, समझो इसे। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, ये नेगेटिव नंबर है पूरा का पूरा, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव था, इसको इधर लेके आएंगे, नेगेटिव बन जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं, इसे हम लिख देते हैं, तो हम इसे लिखेंगे g माइनस जी एच, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्वल टू 2gh/r, ठीक है। अब देखो g माइनस जी एच इक्वल्स टू 2gh/r। अब ये देखो जो हमारा g है उसे हम लेकर जा रहे हैं डिनोमिनेटर में, सो व्हाट इट वुड बी, डिवाइडेड बाय g। अब कितना मिला, 2h/r। सो अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो बस मुझे यहाँ पे अब परसेंटेज लगाना बचता है। दिस इज अ परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, ये है क्या, परसेंटेज डिक्रीज। कितना परसेंट चेंज हुआ, 2% चेंज हुआ, 3% चेंज हुआ, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। क्या करा है हमने, सिर्फ रीअरेंज किया है, ये जो इक्वेशन है सिर्फ इसे रीअरेंज किया है। पहले क्या किया, ब्रैकेट्स ओपन किए, g को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इस g को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इस 2gh को उधर लेके चले गए, gh को यहाँ लेके चले गए। क्या हुआ, इस g में से ये वाला g जाएगा तो g माइनस जी एच हो जाएगा, इक्वल्स टू 2gh/r। अब ये वाला जो g है उसे नीचे भेज दिया हमने इसके इस फैक्टर के, तो बचा 2h/r, ठीक है। नाउ यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है, असली वैल्यू से कितना डिक्रीज हुआ ये आपको अब पता चलेगा, ठीक है। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अब फटाफट से इसे नोट कर लो। ऑलराइट, तो हम लोगों ने जो देखा है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका जो वेरिएशन हमने किसके साथ देखा है, एल्टीट्यूड के साथ देखा है, हाइट के साथ देखा है। छोटी हाइट अगर होगी किसी भी पॉइंट की, अगर छोटी हाइट होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ छोटी हाइट होगी, डिफरेंट फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला छोटी हाइट के लिए, बड़ी हाइट के लिए डिफरेंट फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पहले वाला यूज किया है। एंड यू कैन यूज द परसेंटेज डिक्रीज के लिए दिस फॉर्मूला। All right, remember to note down the formula, remember to note down the derivation, right, पूरा derivation, how to get up to this formula, कैसे आया है फॉर्मूला, अब आपको पता चल गया, right। ये जो g का वेरिएशन है with depth and the latitude, we are going to see that in the next lecture. All right, so that was it in this lecture. Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.